हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत करते हैं। सभी छात्रों को बता दें हम कि आप लोगों के लिए साइंस के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस हम साइंस के लेके आए हैं। चाहे वो फिजिक्स वाला पोर्शन हो, चाहे बायोलॉजी वाला, चाहे केमिस्ट्री वाला, तीनों वाले पोर्शंस के आपके साइंस के क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेगा। सभी छात्र इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और आप अपने एग्ज़ाम से पहले एक से दो बार रिवीजन कंपलसरी कीजिएगा, जिससे आपको इससे आने वाले या इस टाइप से आने वाले क्वेश्चंस आपको सारे बन सके। इसमें आपको हम बता दें कि इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में कंफर्म फंसेगा ही। जैसे अभी छात्रों का 20 तारीख को एग्ज़ाम्स है NMMS वाले, वो सारे छात्र पार्ट 2 सेकेंड पेपर के लिए इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ना कंपलसरी ही है। ये सारे चाहे ये आप एग्ज़ाम्स कोई सा भी दे रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चाहे रेलवे का दीजिए, चाहे SSC दीजिए, चाहे MP पुलिस, चाहे UPSC, कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अगर प्री है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको साइंस से आते ही हैं। तो सभी छात्र इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार पूरा ज़रूर पढ़िएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वह कौन सा लेंस कहलाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चंस है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अब बात करते हैं हम ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में तरंग करती हैं। आपको याद रहे जो साउंड होता है वो ठोस और गैस, सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में, दोनों माध्यमों में अपने गति को करती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। लेज़र बीम का उपयोग, आप लोगों ने देखा होगा लेज़र का जो उपयोग किया जा रहा है इस समय, लेज़र का उपयोग सर्जरी में भी किया जाता है। सर्जरी जैसे किसी चीज़ का ऑपरेशन करना है तो लेज़र के माध्यम से भी ऑपरेशन किया जाता है, और एक कैंसर जैसी बीमारी होती है उसके लिए भी लेज़र का उपयोग किया जा रहा है। तो याद रखिएगा लेज़र बीम का उपयोग, लेज़र बीम मतलब लेज़र किरणों का उपयोग जो होता है, बीम न दे करके अगर आपको किरण दे देगा तो भी आप वही आंसर्स मारिएगा, क्योंकि लेज़र बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। कांच से होकर गुजरने वाला प्रकाश कैसी होती है? उसकी प्रकाश की गति जो होती है वो न्यूनतम होती है। कैसी होती है? न्यूनतम होती है। अब आता है आपका बायोलॉजी से क्वेश्चंस। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना अपचय कहलाता है। जैव अणु, याद रखिएगा सभी लोग, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, संश्लेषण और टूट जाना क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। अब अगला बात करते हैं हम, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। ग्रह, ग्रह सबको पता है गति नियम का निरूपण जॉम्स केपलर ने दिया था। ग्रह गति के नियम का निरूपण, ग्रह गति के नियम का निरूपण जॉम्स केपलर ने दिया था। अगर गति के नियम की बात करें तो वो न्यूटन ने दिया था। जितने न्यूटन की गति के जितने नियम थे वो आइजैक न्यूटन्स थे, उन्होंने बताया था। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, तीनों नियम्स आप लोग पढ़ के जाइएगा। पहला नियम्स की अगर बात करें तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाबल न लगाया जाए। ये पहला नियम। अगर दूसरा नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए आरोपित बल के समानुपाती होता है। एग्जाम्पल्स के लिए आपकी गेंद होती है, जिस संवेग से आती है उस कंडीशंस में उसमें आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। अगर बात करें गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम क्या होता है सर? तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो एग्जाम्पल्स आपका होता है रॉकेट। आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा, इस टाइप से रॉकेट होता है, इस टाइप से रॉकेट होता है। रॉकेट का जितना धुआं आपको पीछे की ओर निकलता है उतनी स्पीड से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, इसीलिए बोला जाता है रॉकेट नोदन न्यूटन गति के तृतीय नियम पे कार्य करता है। आप लोगों ने न्यूटन के गति के कंडीशन को समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे।
गैलेनासिस का अयस्क है। बात करें गैलेना किसका अयस्क होता है, वो सीसा का। किसका अयस्क होता है, सीसा का। गैलेना जो है वो सीसा का अयस्क होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स में। आप लोगों को पता है आवर्त सारणी दाएं और बाएं, छोटा और बड़ा, मतलब आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त खस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, खस्टम। अगर बात करें अगले पॉइंट्स की, तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम कहलाता है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम कहलाता है। आप लोग इस पॉइंट को बहुत बेसिकली से पढ़ के जरूर जाइएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने आधुनिक, वर्तमान में जो अभी चल रही है, इसके पहले तो मेंडलीफ ने किया था। इसके पहले किसने किया था? मेंडलीफ ने। लेकिन जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले, मेंडलीफ के शिष्य थे, छात्र थे मोसले। उन्होंने उसके आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। यस, मेंडलीफ साइंटिस्ट थे। मेंडलीफ ने अपने जो आवर्त सारणी में उन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पे किया था? परमाणु के द्रव्यमान के। उन्होंने द्रव्यमान उसके मास के आधार पे किया था आवर्त सारणी को। मतलब 118 तत्व होते हैं, याद रखिएगा। जो आपके तत्व होते हैं, कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118 तत्व होते हैं, जिसमें से आपको 90 तत्व ऐसे होते हैं जो कि आपको प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और 20 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम रूप से पाए गए हैं। सॉरी, प्राकृतिक रूप से, लेकिन 20 ऐसे तत्व हैं जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। 8 तत्व मिक्सिंग फॉर्म में है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम। तो हड्डी में सबसे अधिक मात्रा होती है। आप सभी को पता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कैल्शियम का सिंबल होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम होता है सबसे अधिक हड्डियों में, आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां 206 हड्डियां जो होती हैं। अगर शिशु की बात करें, जन्म के समय बच्चों की जो हड्डियां होती है वो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। तो याद रखिएगा कि हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट होती है। अब बात करें गर्दन में केसुरुकी की संख्या। अगर हम बात करें, जो गर्दन होता है, आपके गर्दन में केसुरुकी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। गर्दन में केसुरुकी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसके माध्यम से आपका गर्दन जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। नहीं तो ये केसुरुकी अगर नहीं पाया जाता आपके गर्दन में, तो आपके गर्दन झुक सकते हैं। इसलिए इसको हार्ड बनाए रखने के लिए इसकी संख्याएं जो होती हैं वो 7 होती हैं। अब बात करें हम अगले पॉइंट्स की, तो अगला पॉइंट्स क्या है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर हम बात करें, जो आपके मूत्र का रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगर हम बात करें मूत्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो होता है यूरिया। क्या होती है? यूरिया। सबसे अधिक यूरिया की मात्रा आपके यूरिन में पाई जाती है। ठीक है, आपकी जो यूरिन होती है सबसे अधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम। हाइपोथैलेमस शरीर में भूख, प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, अगर आप बात करें शरीर में भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? शरीर में भूख एवं प्यास को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस ही आपके शरीर के भूख और प्यास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। हर क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन है। हर क्वेश्चंस में आपको एक एक तरीके मिलेंगे पढ़ने को, और आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम वो नहीं करते हैं जो सब लोग बोलते हैं कि यही कंफर्म फंसेगा, यही फंसेगा। लेकिन हम इतने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं कि उस कंटेंट में से आपके क्वेश्चंस फंसते हैं।
हम किसी को भड़कावे में ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चंस आपके कंफर्म फंसेगा ही फंसेगा आपके एग्ज़ाम्स में, अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब फेक चीज़ों से हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम आपको इतने कंटेंट्स दे देंगे कि उन कंटेंट्स में से आपको कंफर्म क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट्स क्या है सर? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वाड्रोसोम क्वाड्रोसोम के कारण होता है। अब बात करें हम अगले पॉइंट्स, हृदय। मछली में जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? वो 4 कोष्ठीय होता है, लेकिन 2 कोष्ठ होते हैं। लेकिन अगर बात करें अपवाद में आपका पाया गया है कौन? अपवाद में पाया गया है आपका कौन? एकमात्र अपवाद में पाया गया है क्या बोलते हैं उसको, जो मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ पाया जाता है जिसमें 4 कोष्ठी होती हैं। लेकिन याद रखें, मछली का जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं या 2 कक्षक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो अगला पॉइंट्स क्या है? वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान के जीरोंटोलॉजी, मतलब वृद्ध अवस्था, जो वृद्ध अवस्था होती है उसका अध्ययन विज्ञान में क्या कहलाता है? तो जीरोंटोलॉजी कहलाता है, जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। यस, आपको बता दें, जो हीरा होता है, हीरे के पॉइंट्स कुछ बता देते हैं आपको। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर में पाया जाता है हीरा। क्या पाया जाता है? हीरा। और बात करें हम ग्रेफाइट के 2 अपरूप, तो हीरा और कार्बन के 2 अपरूप की बात करें तो याद रखिएगा, कार्बन के 2 अपरूप आपके होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। किसके अपरूप? कार्बन के अपरूप। अगर बात करें इसकी संरचना की, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। यस, खनिज संरचना की दृष्टि से, मतलब जो खनिज उत्पादन की दृष्टि होती है उसके हिसाब से जो हीरा होता है वो कार्बन ही होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एएसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक पूछा गया है। तो याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एएसआई मात्रक। अब आपका आ गया है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? याद रखिएगा, संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका क्या अपरिवर्तित रहता है? अगर हम बता दें आपको, अगर वस्तु की मात्रा आपने बदल दिया, क्या कर दिया? वस्तु की मात्रा को बदल दिया, तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? आपका जो घनत्व होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो अपरिवर्तित होती है। मतलब उसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? डेंसिटी में। बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। लोलक की कालावधि, मतलब टाइम पीरियड्स, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। किस पे? उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? हमेशा लंबवत होती हैं। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत होती हैं। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। अगर याद रखें कि आणविक जो होती हैं, जो अणु होते हैं, आणविक जो संरचना होती है, आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे